जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो आज हम यूएई से रिलेटेड कुछ जॉब अपडेट्स, वैकेंसीज अपडेट्स के बारे में आज बात करेंगे आपसे। अभी तक फ़्लाइट्स कुछ ओपन हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हो चुकी है। लॉट ऑफ जॉब्स आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी जॉब अभी ऐसे ही, क्योंकि लोग काफ़ी बेकार पड़े इंडिया में, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए, उनके लिए काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हो चुकी है आजकल इंडिया में। तो हम ये रिलेटेड कुछ बात करेंगे। अभी हम देखा जाए तो काफ़ी सारी जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। आप कोई भी नॉर्मल एजेंट ढूंढ के आप जा सकते हो, वो बात अलग है। हम सिर्फ आपको जॉब कौन सी अवेलेबल्स है अभी, जैसे कि यूएई के अंदर अभी काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल है, बट कौन सी अवेलेबल। आप एजेंट के पास जाओगे, एजेंट आपकी फ़ील्ड पूछेगा कि आप कौन से फील्ड में काम करना चाहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाउस कीपिंग, क्लीनिंग, यही डिपार्टमेंट में जाओ, बट कौन से डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी खुली रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो डिपार्टमेंट्स हैं। उसकी बीच हम आज कुछ बात करेंगे। तो आज हम चलते हैं, स्टार्टिंग में देखते हैं कि वेयर हाउस के लिए उनको काफ़ी सारे बंदे चाहिए होते हैं, वेयर हाउस संभालने के लिए। अरबिक के काफ़ी सारे वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे दो दो बंदे डाल देते हैं, 1000-1500 आराम तक। तो आपके वही 25-30 हज़ार आराम से बन जाते हैं नॉर्मल। सेकंड जॉब देखेंगे तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल सुपरवाइज़र की भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट होती है। देखा जाए तो अच्छी खासी बजट उनको भी मिलती है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट बेटर देन यहाँ पे विजिट में आने के बाद ढूंढना सही रहता है। उस टाइम में जॉब अच्छी खासी मिलती रहती है हम लोग को, तो वही देखना बेस्ट है। उसके बाद हम देखें तो अर्जेंट हायरिंग नॉर्मल ही है। क्लीनिंग, हाउस कीपर्स, उनकी भी नॉर्मल सैलरीज रहती है। और मेल ड्राइवर्स, आस्क इंटरनेशनल ग्रुप, जॉब लोकेशन इन दुबई, इनके पास भी अच्छा खासा बजट है, काफ़ी अच्छी सैलरी दे रहे, प्लस अकाउंटेशन, फूड अलाउंस, बहुत कुछ दे रहे हैं। अच्छी खासी जॉब है। मेल ड्राइवर की भी जॉब ऐसी अच्छी रहती है। अब रॉयल केयर मेडिकल सेंटर, नाम सुना ही होगा, जिसने नहीं सुना वो गूगल पे जाके सर्च कर सकता है। रॉयल केयर मेडिकल सेंटर, फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हेल्थ केयर असिस्टेंट चाहिए इनको, डेंटल असिस्टेंट चाहिए, कंप्यूटर सर्वर चाहिए, पीसीआर नर्स चाहिए, और हाँ, लेंसर नर्स चाहिए। जेंडर में मेल भी चलेगा, फीमेल भी चलेगा। दैट्स गुड। जिसको पता है, जिसका ये जो जिसने अपना नर्सिंग किया हुआ है, उसने अगर अपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट बना रखे तो वो अप्लाई कर सकता है। बेटर देन, बड़ी अच्छी बात है। डेटा एंट्री वर्कर्स चाहिए इनको, कॉलिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर केयर असिस्टेंट, काफ़ी सारी जॉब, ऐसा कुछ नहीं कि एक दो जॉब्स है, काफ़ी सारी जॉब है। मेल हाउस कीपर्स, वो भी आस्क इंटरनेशनल ग्रुप को ही चाहिए। सोचिए, एक ही कंपनी में कितनी वैकेंसी निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि कुछ वैकेंसी ही नहीं है, वैकेंसीज काफ़ी सारी होती है, हम अप्लाई नहीं करते। अनंता होटल्स में वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी होटलर्स की जॉब है, मेरी भी होटलर्स की जॉब है। तो अच्छी खासी है। कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, जिसने कॉमी में काम किया है, असिस्टेंट शेफ की भी पोजीशन यहाँ पे खाली दिखा रही है, उसकी भी अच्छी खासी सैलरी है। उसके बाद डैमी शेफ की भी पोजीशन दिखा रहा है अनंता ग्रुप में, उन्होंने ऐड दे रखी है। तो काफ़ी सारी अच्छी वैकेंसीज है, और उसके लिए जॉब भी अच्छी खासी है, देख सकते हैं। अब लोकेशन में चलते हैं, अबू धाबी की लोकेशन, एमरेट्स कैटरिंग ग्रुप्स, उनके पास भी अच्छी खासा है। हाउस कीपिंग से लेके उनको किचन डिपार्टमेंट तक के सारे बंदे चाहिए। तो आप कोई भी नॉर्मल एजेंट के पास जाओ तो आपको ये सब वैकेंसीज पता होनी चाहिए कि आप कौन सी वैकेंसीज में काम कर रहे हो। यहाँ पे अर्जेंट हायरिंग है, नाम कंपनी ने वो लोग ने नहीं बताया। असिस्टेंट मैनेजर, लर्निंग लर्निंग डेवलपमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 9 प्रोजेक्ट उसको हैंडल करने होते हैं, बट उसकी सैलरी बहुत बड़ी होती है, 14-15 हज़ार दराम तक। इंडिया के बन के आपके 2.5-3 लाख रुपए से कम नहीं बनने वाले। वो सपने छोड़ दो, हम छोटे में ही टिके रहते हैं, छोटा है तो मज़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफिस में इनको टी मेकर चाहिए, अच्छी खासी सैलरी होती है। टी मेकर का इतना कुछ काम नहीं होता है, नॉर्मली काम होता है। टेबल साफ़ करो, या कोई जेरोक्स मशीन से आप कुछ कॉपी वॉपी उनको चाहिए दे दो, टी कॉफ़ी
कुकीज़ बिस्कुट जो भी है सब ट्रे में थोड़ा अरेंज करके थोड़ा बटरिंग मार के निकलते रहो आगे। एकदम सिंपल सा काम है, बढ़ना आपको है, कोई नहीं बढ़ाने वाला। अब यहाँ पे HR असिस्टेंट की एक जॉब है, कहाँ से रिलेटेड है? दुबई, नॉर्मल दुबई से। सैलरी बिटवीन 4 into 5,000 एक्सप्रोक्टमेंटली, नॉर्मल सही है। तो और क्या चाहिए आपको? HR असिस्टेंट क्या है, यहाँ पे HR सुपरवाइज़र को इतनी जॉब मिलती है, मैंने देखा है। तो असिस्टेंट के लिए तो अच्छी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसे ही तो थोड़ी लेंगे, मुंह देख के थोड़ी ले लेंगे कि ठीक है आप असिस्टेंट HR सुपरवाइज़र आ जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी सारे इंटरव्यू होने के बाद उनको उतनी सैलरी मिलती है, मुंह दिखाई में कुछ नहीं मिलता, ये भी याद रखिए। यहाँ पे अब देखा जाए फुजेरा, फुजेरा कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में एक हेल्पर चाहिए, एक पेंटर चाहिए इनको। एक हेल्पर और एक पेंटर, सैलरी सेम दे रखी है। तो सोचिए, बट दूसरे बेनिफिट्स होंगे ना, जैसे पेंटर है उसके दूसरे बेनिफिट्स काफ़ी सारे होंगे। पेंटर की आपने जॉब कर रहे हो, सपोज़ आप समझिए कि आप कलर काम या पेंटिंग का कुछ भी काम कर रहे हो रिलेटेड, आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, ज्वाइन करने के बाद आपको कंपनी कितना सैलरी देगी? अप्रोक्सीमेटली 1,000 दरम्स। अब 1,000 दरम्स में आपका क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होना, वो तो मुझे भी पता है, आप खुद भी सोच के बैठे होंगे। तो वो 1,000 प्लस आपको 200 दरम खाने के दे दिए, कुछ भी दे दिए, प्लस अब प्लस में आप आगे कैसे बढ़ोगे? वहाँ का एरिया आप कवर अप कैसे करोगे? ये सारी चीज़ें सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे जाए, अब वहाँ पे एरिया में आप बाहर निकलना शुरू करोगे, किसी से बातचीत कर, भाई मुझे पेंटिंग का काम आता है, आप थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स 2-3 घंटे नाइट में आपने कलर काम जाके करोगे, तो वहाँ से भी आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब और एक बंदा रख लो, एक तो आप यहाँ पे 1,200 कमा रहे हो, प्लस आप यहाँ से भी डेली के 50-100 कमाओगे। उसके लिए लॉन्ग टर्म चाहिए, सब कुछ एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये 1,200 भूल जाओगे। आपने अपना एक ऑन वीज़ा क्रिएट किया, वीज़ा क्रिएट करने के बाद आपने यही कॉन्ट्रेक्चुअल काम स्टार्ट रखा। अब आपकी सैलरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसके लिए एक लॉन्ग टर्म चाहिए। 8-10 साल लग जाते हैं ये सब बनाने, तब तक ये 1,200 भूल नहीं सकते आप। तो ये होता है पेंटर का काम। आगे बढ़ेंगे अब, यहाँ पे AC टेक्नीशियन, देखिए AC टेक्नीशियन की भी जॉब अवेलेबल होती है, अर्जेंट हायरिंग। ये सब इन UAE अभी जो यहाँ पे है वो, अदरवाइज़ जो लोग विजिट में आ रहे हैं वो भी वहाँ यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग। तो ये भी होता है एक अर्जेंट हायरिंग। ड्राइवर, वीज़ा प्लस फूड प्लस अकाउंटेशन, इनको पराठा मेकर चाहिए, आलू पराठा मेकर चाहिए, चपाती मेकर, पूरी मेकर, नॉर्थ इंडियन। सैलरी 1,800 प्लस वीज़ा फूड अकाउंटेशन, गुड। लोकेशन है नजमान, अच्छा है। कुक्स, कुक की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। एनी कुक है, यहाँ पे एनी लिखा है कि कोई भी कुक चलेगा, उसको कुछ भी आना चाहिए नॉर्मली, सही है। अभी देखी जाए तो दुबई में और एक अर्जेंट हायरिंग चल रही है, अरबिक कुक। यहाँ पे एक चीज़ मार्क कीजिए, अरबिक कुक की सैलरी सबसे ऊपर रहती है। क्यों? लोकल हायरिंग प्लस लोकल, वो खुद भी तो लोकल है, चाहे कहाँ से भी आए हो, कोई भी कंट्री से, गल्फ से आए हो, लेकिन वो अरबिक है तो उनकी सैलरी सारे लोगों से ज़्यादा ही होगी नॉर्मल। जैसे कोई डैमी शेप में काम कर रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव में काम कर रहा है, कोई क्या, तो कोई सू शेप में काम कर रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली ये सबकी सैलरी मिलाए तो हम अरबिक सेक्शन की जो सैलरी होती है वो सबसे हाई लेवल पे ही होती है। अब साउथ इंडियन कुक, नॉर्मल सैलरीज। फिलिपिनो कुक, वो भी नॉर्मल, इतनी खास कुछ नहीं होती। वेटर, वेटर के बहुत अच्छे वो होते हैं, अगर आप वेटर में ज्वाइन करते हो आपको सैलरी कम मिलेगी, बट आपको अलग से साइड बेनिफिट्स काफ़ी सब मिल सकते हैं। जैसे कोई गेस्ट को आपने अच्छी सर्विस दी तो वो 10-20 आपको दे के चला गया, 4-5 दे के चला गया, ये सब कुक में नहीं मिलने वाला। तो वहाँ से आप अपनी साइड इनकम भी खड़ी कर सकते हो, भले ही फिर आपका फ्यूचर कुछ भी हो, बट पैसे तो कमा सकते हो आप। वेटर की जॉब भी अच्छी है, कुक, वेटर, असिस्टेंट कुक, तीनों। आइलैंड में जॉब है, सारी जॉब्स काफ़ी अनवांटेड जॉब्स है, कोई भी कर सकता है, ये सारी नॉर्मल जॉब्स हैं।
अर्जेंट हायरिंग, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक लाइसेंस कैन अप्लाई लोकेशन। आपको 2 टाइप के लाइसेंस अगर अप्लाई करने हैं, ये कुछ और कोई ड्राइविंग स्कूल ने डाल रखा है। मैनुअल लाइसेंस और ऑटोमेटिक लाइसेंस आपको चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा, अबू धाबी, अलैन। अगर आपके पास ये लाइसेंस भी है, समझिए कि आपके पास मैनुअल और ऑटोमेटिक लाइसेंस है, तो आप इतनी जगहों पे अप्लाई भी कर सकते हो एज अ जॉब। आपको सैलरी मिलेगी 2-5 तक, 10 आवर्स का काम है, CV, वीज़ा, लाइसेंस, ये तीनों होना चाहिए। फिर काफ़ी सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलता, बट करना पड़ता है। अरबिक फ़ीमेल, इनको घर के लिए मेड चाहिए किसी को, वो 3200 दे रहे हैं, बट अरबिक फ़ीमेल चाहिए उनको। नॉर्मल यहाँ की उसमें होगी, लोकल फैमिलीज़ के साथ अगर जुड़ना है तो ऐसे ही होता है, तो वो भी सही है। मेल अकाउंटेंट की भी जॉब काफ़ी सारी अवेलेबल्स दिखा रही है। उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 3000 to 4000 तरह, यानी कि आप नॉर्मली 60-70 के रेंज पकड़ लो अगर नॉर्मल जॉब है तो। अब यहाँ पे देखा जाए, ये लोकेशन हमें दिखा रही है रासलगीमा, जो दुबई से पड़ता है समथिंग 110 या 115 किलोमीटर समथिंग। वहाँ पे फूड बेवरेज सुपरवाइज़र की है, नॉर्थ इंडियन कुक, साउथ इंडियन कुक, चाइनीज़ कुक, अरबिक कुक, कॉन्टिनेंटल कुक, ब्रेड मेकर, पिज़्ज़ा मेकर, कैशियर, यानी कि एक ओपनिंग प्रॉपर्टी लग रही है, जैसे कि वो कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, तो वो रेस्टोरेंट में ये सारे बंदे लेने होंगे उनको, तो इसीलिए उन्होंने एक साथ में वैकेंसी डाल रखी है। अच्छी बात है। अनवांटेड हाउसवेयर हेल्पर्स, उनके लिए भी अकाउंटेशन प्लस ऑलमोस्ट टोटल वो 1650 ट्रांसपोर्टेशन खर्च। अच्छा ही है, नॉर्मली देखा जाए अभी कोरोना टाइम में तो अच्छा ही है। और काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हो रही है। ज़्यादातर आप देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें काफ़ी सारी जॉब कभी भी अवेलेबल रहती है इन फ्यूचर UAE। आप कभी भी जाओ कंस्ट्रक्शन लाइन में आपकी जॉब, लेकिन हार्ड वर्क है, आपको 50 डिग्री प्लस सेल्सियस, आपको इतनी कड़ी धूप में काम करना पड़ेगा, वो भी आपके ऊपर है। आपकी सैलरी लो होगी, बट ये जॉब आपके लिए कभी भी अवेलेबल रहती है। यहाँ पे कभी आपको ऐसा नहीं कि ये जॉब नहीं है आपके लिए, एनी टाइम ये जॉब आपके लिए अवेलेबल रहती है और अच्छी खासी पैसे कमा सकते हो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में। सेकेंड आता है हेल्पर और आपका ये क्लीनिंग वर्कर्स में कोई भी नॉर्मली, जैसे अभी मेरे दोस्त ने रिसेंटली एक लाइसेंस क्रिएट किया, उसने अपना ट्रेड लाइसेंस बनाया अपना एक ट्रेड लाइसेंस बना के अभी इंडिया से वो मंगा रहे बंदे। अभी उसने उनके लिए रूम वूम क्रिएट सब कर दिया है, उनको रख रहा है। अभी सारे कंपनीज में वो लेबर सप्लाई कर रहे हैं। लेबर सप्लाई का काम नॉर्मली होता है कि उसने इंडिया से बंदे मंगा लिया, वो एक कंपनी का ओनर हो गया, उसने अपना एक लर्निंग लाइसेंस ले लिया। लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद उसको मिला ये अपना ट्रेड लाइसेंस जैसे ही उसने ले लिया, उसकी एक कंपनी स्टार्टअप हो गई। अब उसने इंडिया से बंदे मंगा रहे हैं और उसने 3-4 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, सीधा वहाँ से वो पैसे कमा रहे हैं, इनकी सैलरी निकाल रहे हैं, सब कुछ निकालते भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बट उसने स्टार्टिंग में तो डाले ना, स्टार्टिंग में डाले, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए, तब वो आगे बढ़ा ना, ऐसे तो बढ़ नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आपके इन फ्यूचर डिपेंड कर सकती है आपको कैसे आगे बढ़ना है। चीफ अकाउंटेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, फीमेल कैशियर, डिज़ाइनर, काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल है अभी तक। ड्राइवर वैकेंसी में मोस्टली देखा जाए तो दुबई, शारजाह और अजमान में, यहाँ पर ड्राइवर्स की काफ़ी सारी ज़रूरत रहती है। तो ये चीज़ भी आप देखें कि कितनी वैकेंसीज़ होती है। आप खाली 2-4 वैकेंसीज़ में ही पड़े रहते हो, उससे आगे निकलना ही नहीं चाहते हो आप। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ ऐसी भी होती है जो अनवांटेड, आपको पता ही नहीं होता। आप 2-4 वैकेंसीज़ नॉर्मल, भाई हाँ ठीक है हम हेल्पर में जाना चाहते हैं, नॉर्मल जॉब होगी, लेकिन काफ़ी सारी जॉब्स है
आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ना। आप कुछ रिसर्च नहीं करते, आप सीधे एजेंट के हवाले जाते हो, बस हमें भेज दो, हमें भेज दो, हमें भेज दो, हमें भेज दो। ऐसा कोई नहीं भेजने वाला। भेजने के लिए एक धैर्य रखो ना, कुछ तो देखो, कुछ तो समझो, कुछ तो पता चलेगा आपको। ऐसे ही आपने बोल दिया भाई हमें भेज दो, हमें भेज दो, क्या है ये? आप समझिए ना, कुछ तो समझिए। आपको जाना है, एजेंट को नहीं जाना है। उसके लिए किसने मेहनत करनी पड़ेगी? आपने ही करनी पड़ेगी ना। तो फिर आपको जाना है तो आप खुद भी तो थोड़ा दिमाग लगाइए। बट स्टार्टिंग में यही लोग करते हैं। आप कीजिए ना, आप कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे सब कीजिए। अगर वो नहीं बता रहा तो छोड़ो यार, वो गया दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आएगा। एजेंट ने आपको ख़रीद नहीं लिया और आपने एजेंट को ख़रीद नहीं लिया। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम अपनी जॉब शेड्यूल के बारे में। फिर हम एजेंटों के पीछे पड़ेंगे तो ये भी छूट जाएगा। हाँ, यहाँ पे फूड एंड बेवरेज की जॉब ज़्यादातर हमने देखा, इतनी सारी जॉब में होटलर्स की काफ़ी सारी जॉब अवेलेबल हो, काफ़ी सारी लॉट्स ऑफ जॉब ऑन होटलर्स। तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दुबई को वैसे माना जाए तो टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है। यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट होटल 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में बहुत कम जॉब मिलती है, बट नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में जॉब आपको अच्छी खासी मिल जाती है, अच्छी खासी जॉब। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे आके आप इतना सोचोगे यार नहीं मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो हिंदी नहीं आती, सब चलता है, एक बार आ जाओ ना, सारी लैंग्वेज चल जाएगी। आप एक बार एंटर तो कर दो, उसके बाद सब ऐसे अंगूठा छाप भी चल जाते हैं। तो फिर आपका क्या मुश्किल है? आपने तो +12 या +10 तो किया है ना। अंगूठा छाप लोग भी अच्छा खासा पैसा छापते रहते हैं, तो आपको निकलने में क्या देरी है? वो भी तो सोचो। चलिए आगे बढ़े। सेम केरला रेस्टोरेंट शारजा, कोई केरला रेस्टोरेंट है शारजा है, वहाँ पे उनको नॉर्मली कोई भी बंदा चलेगा। कुक चाहिए, असिस्टेंट कुक चाहिए, कॉमी, कॉमी 2, कॉमी 3, असिस्टेंट कुक, डेमी शेफ, शेफ दी, कोई भी चलेगा। क्लीनिंग वर्कर्स उनको चाहिए, स्टेवर्डिंग वाले चाहिए, हाउस कीपिंग वाले, सब यहाँ पे चाहिए इसको। ये एक ओपनिंग रेस्टोरेंट होगा। जब ओपनिंग रेस्टोरेंट होता है तभी इतनी सारी हायरिंग होती है, नहीं तो कोई नॉर्मल ओपनिंग रेस्टोरेंट छोटा मोटा होता है तो उनको कोई एग्जीक्यूटिव शेफ़ या हेड शेफ़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एज ए शेफ़ दी वहाँ पे जाके हेड शेफ़ का काम कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा कोई रेस्टोरेंट वो होता नहीं है, तो वो कोई भी कर सकता है। नॉर्मल आप कुक का काम, आपको सब कुछ पता है, आपको हॉट कोल्ड इंडियन पता है, वेस्टर्न आपको मालूम है, इंडियन आपको मालूम है, कोल्ड का काम आपको मालूम है, तो आप किधर भी कोई भी रेस्टोरेंट में डिपार्टमेंट ऑफ द हेड बन सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक नॉर्मली बात है। आगे बढ़ते हैं हम। सुपरवाइज़र अर्जेंट हायरिंग, फीमेल्स ओनली। देखिए फीमेल्स के लिए भी काफ़ी सारी जॉब अवेलेबल होती है। सैलरी 1005 ऑनवर्ड्स, या प्लस अकोमोडेशन प्लस वीज़ा। तो ये खाना नहीं दे रहे। कहाँ की लोकेशन है? दुबई अजमान। लेकिन 1500 में अगर प्लस आप समझिए अकोमोडेशन, वो फ्री में रहना है और फ्री वीज़ा है, ओके डन। तो खाना 1005 में से 5 निकाल दो, बचा कितना? 1020, यानी कि आप इंडिया के 20,000 आपके पास पड़े, सब कुछ खर्चा निकालते हुए 500-600 जो भी आपका है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना खर्चा करना है। तो 20,000 के लिए थोड़ी हम आए भाई स्टार्टिंग में, लेकिन होता है स्टार्टिंग के लिए इतना भी बहुत होता है, वो भी सोचिए आप। किचन डिपार्टमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज है वैसे देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखते हैं कोई सर्विस मैनेजमेंट की कोई फैक्ट्रीज दिखा रही है। तो यहाँ पे मल्टी टेक्नीशियन बंदे चाहिए इनको, लाइफ गार्ड की ज़रूरत है, एसी टेक्नीशियंस, मेल क्लीनर्स, मैशन भी चाहिए इनको। बाद में बीएमएस ऑपरेटर्स, सीसीटीवी ऑपरेटर्स, सिविल टेक्नीशियन, कैम्बॉस सुपरवाइज़र्स, मैशन सुपरवाइज़र्स एंड क्यूएस इंजीनियर्स। देख लीजिए एक ही कंपनी, यानी कि ये भी कोई ओपनिंग कंपनी होगी,
जहाँ पे इतने सारे लोग चाहिए, ऐसे इनको नहीं चाहिए। तो ये भी कुछ अलग ही बात है। फिर हेड शेफ जॉब इन दुबई, हेड शेफ जॉब, यहाँ पे सैलरीज दे रहे हो 9,000 to 12,000, तो ये भी कोई कम नहीं होता वैसे देखा जाए तो, इसको भी हम कम नहीं बोल सकते। तो लॉट्स ऑफ वैकेंसीज, ऐसी वैकेंसीज काफ़ी सारी आती ही रहती हैं, बट हम कहाँ अप्लाई करते हैं? हम एक ही जगह पे अप्लाई करते हैं। क्लीनर, हमको वॉशरूम धोना है, वॉशरूम धोना है, हमको फ्लोर साफ़ करना है, हम कोई चाय बनाएंगे, कोई टेबल साफ़ करेंगे, काम ख़त्म। ऐसा नहीं होता। आप पहले वैकेंसीज़ के पीछे पढ़िए ना, आपको पता भी तो हो कि कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पे आ रही है। आप 2 या 3 वैकेंसी में रुक ही जाते हो, वैसा मत करो। आपके लिए सही चॉइस है, आपको हर चीज़ मिलती है, लेकिन आप उसके पीछे नहीं पड़ते हो ना। एजेंट के पीछे पड़ो कि कितनी कितनी वैकेंसीज वहाँ पे अवेलेबल होती है, वो तुम्हें समझाए। अगर तुम 50,000 दे रहे हो तो तुम 50 मिनट्स उसका माथा खा भी सकते हो ना। अगर तुम 1 लाख उसको आंख बंद करके देने वाले हो, जैसे अभी एक सपोज एक बात की जाए, साइड की जाए, अभी ये जॉब वाली बात, हम नॉर्मल टॉपिक पे आएंगे। अभी आपने एक एजेंट पकड़ा, उसको आपने 1,20,000 अराउंड 25,000 दिए दुबई आने के लिए। उसने आपका 3 महीने का विजिट वीज़ा क्रिएट किया, ले जाके आपको खाना देगा और रहना देगा, 3-4 जॉब दिखाएगा। बट आप ये सोचिए कि जब आप उसको 1,25,000 दिया, तो आप उसको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम क्यों नहीं मांगा? एक सिंपल सा रीज़न है, जब आप इतने पैसे दे रहे थे तो आपने 1 घंटा 20 मिनट क्यों नहीं मांगे कि ये पे करने से पहले मैं आपके 1 घंटा 20 मिनट लेना चाहूँगा। और वो 1 घंटे 20 मिनट में आप उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकते थे जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन कब आएंगे? जब आपने ऐसे कोई वीडियो देख रहे होगे, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन दबाया होगा, कि ऐसे ऐसे नए नए वीडियो जब आपके पास आते रहे, इसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो आपने जो सुना होगा वो आप वहाँ पे जाके बकने वाले हो। तो यही चीज़ होती है, आप सुनने के बाद सामने वालों को भी सुनाओगे ना। आप एजेंट के पास जाके, सर क्यों हम हेल्पर में ही क्यों जाए, हम असिस्टेंट कुक में क्यों नहीं जा सकते? हमको 10 आइटम आती है, हम 15 आइटम आती है, हम इतना बना सकते हैं, हमारा कंपनी के साथ इंटरव्यू फिक्स करो, हमें एचआर से बात करनी है। क्यों? तो आपको पता ही नहीं कि एचआर कौन होता है, कंपनी एचआर कौन होता है, प्यारो क्या करता है अपना काम, फाइनेंस क्या अपना काम करती है, अकाउंटेंट क्या अपना काम करता है, ऑफिशियल वर्क के बारे में आपको पता ही नहीं। तो आप एजेंट से ये सब से एजेंट गुजर के आया हुआ है, इसीलिए उसको पता है ये नॉलेज, लेकिन आपको पता नहीं ये चीज़। आपको एजेंट ने बोला जॉब अवेलेबल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कब देने हैं, पैसे कब देने हैं, आपका काम ख़त्म। ये चीज़ नहीं है। आप पूछिए, एचआर का नंबर मांगिए, एचआर से बात करिए, एचआर से हमारी मीटिंग फिक्स करो। इन यूएई आप आने के बाद भी ये कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, आपको ऑफर लेटर वो प्रोवाइड कर रहा है, फिर आपको एचआर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट सीधा सीधा जॉब लगा रहे तो आपको पहले ऑफर लेटर हाथ में होना चाहिए। अगर आपके हाथ में ऑफर लेटर आ जाता है तो आपको फिर कोई क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये होता है नॉर्मल कि जब आप 1,25,000 पे कर रहे हो तो उसके 1 घंटा 20 मिनट का कोई घंटा नहीं बचने वाला, सीधी सी बात है। आप 1 घंटा 20 मिनट ले लो ना भाई, वो उसका दिमाग सड़ेगा, वो बोलेगा भाई मेरे तो तेरे से काम नहीं करना, तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अगर तुम मेरे को 1.25 लाख लेने के बाद अगर 1 घंटा नहीं दे सकते, उसके ऊपर 20 मिनट भी नहीं दे सकते, एक चाय नहीं पिला सकते, तो तुम मेरे को क्या भेजोगे? सिंपल सी बात होती है ना, बहुत समझने वाली बात है। चलिए छोड़िए वो बात, बाकी समझते रहेंगे। फिर आते हैं जॉब के ऊपर। अब यहाँ पे जॉब के ऊपर देखा जाए तो अबू धाबी की जॉब्स अवेलेबल दिखा रही है। अबू धाबी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, काफ़ी सारी कंपनीज़ में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट उसकी सैलरी हाई है, उसके लिए आपको काफ़ी सारी पढ़ाई की ज़रूरत है। हम नॉर्मल जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मली आगे बढ़ेंगे। रोटाना होटल्स, इनको भी अकाउंटेंट की ज़रूरत है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, तो लाजिम सैलरी तो अच्छी खासी 5+ ही देने वाले हैं, तो 1 से ऊपर ही गया हो। पढ़ा लिखा बंदा है, फाइनेंस का बंदा है, तो उसको तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। इंडिया में वो 20-25 हज़ार में कमा रहा होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छा होता है। देखिए इंडिया के अंदर कोई एक कंपनी में वो टाइप कर रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है, फाइनेंस वाला आप देखना, अकाउंटेंट
क्लार्क और अकाउंटेंट, ये दोनों की जॉब बहुत अच्छी होती है। इनके काम बड़े हाई प्रोफाइल के होते हैं, बट इनकी जॉब बहुत कम टाइमिंग की होती है। जैसे 11 बजे आया, 3 बजे लीव, 9 बजे आया, 1 बजे चला गया, उसका जितना काम है काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो 9 से 1 उसने काम किया, वहाँ पे ख़त्म किया। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट उसने दूसरी कोई कंपनी में पकड़ा हुआ है, वहाँ पे उसने 1-2 घंटे दे दिए। थर्ड उसने कोई रेस्टोरेंट में, वहाँ पे अपना अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो अपना काम कर, यानी कि 2-3 जगह वो कवर कर सकता है। उसको कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 12 घंटे निकालने हैं, 10 घंटे निकालने हैं। पढ़े लिखे बंदों का काम होता है, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं ऐसे। इसके बारे में आगे बात करेंगे। Q&MI इंजीनियर्स तो नॉर्मली जॉब उनकी तो अवेलेबल मिल ही जाती है। वी आर हायरिंग, काफ़ी सारी अर्जेंट हायरिंग्स तो दिखा ही रही है, बट अभी मेन प्रॉब्लम है कि वीज़ा ओपन नहीं हुआ और फ्लाइट्स ओपन नहीं हो रही। जो अटके वो तो पहले आ जाए। अब इनके बारे में बात करते हैं। जो इंडिया में अटक रखे हैं वो पहले यहाँ पे आ जाए, उनके आने के बाद ये बात क्रिएट होगी ना, उनसे पहले तो कुछ होना नहीं है। अब जब वो लोग यहाँ पे आएंगे ही नहीं तो फिर वीज़ा ओपन होगा ना। जब वो आएंगे ही नहीं तो वीज़ा कहाँ से ओपन होगा। और वीज़ा से बात करें तो जब वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके आने के 1-1.5 महीना ही पकड़ लो, उसके बाद कोई विज़िट या नॉर्मल न्यू वीज़ा क्रिएट हो सकता है। एकदम से तो वो सब कुछ ऑन नहीं कर देने वाले। सब कुछ कर दिया तो समझ लो कि यहाँ पे वो क्या बोलते, कोई मेला लग जाएगा। समझ लो ना मेरी बात। जैसे ऐसे समझ लो कि कोई मेला लग गया, और जौहर का मेला लग गया, और मेले में आगे खरीदा बरीदा, देखा, घूमे फिरे, 1-1.5 महीना जॉब नहीं मिली, चलो भाई घूम के शाम को घर की याद आई, निकल लिया। तो ऐसे भी बहुत सब कुछ होता है। तो इसीलिए यूएई गवर्नमेंट एक साथ में सब कुछ नहीं खोल सकती। वो पहले पुराने बंदों को बुलाएगी। अब ये भी हो सकता है आईसी अप्रूवल, पिछले साल जैसे हुआ था, आईसी अप्रूवल चाहिए आपको। पहले ऑनलाइन जाके सब कुछ फिल करना होता था, उसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट अप्रूवल दे दिया कि भाई आप ये साइट पे जाओ, ये साइट पे जाने के बाद अपना आप एक पासपोर्ट नेम या नंबर डालो, आप अपना आईडी नंबर डालो, क्योंकि आप यहाँ के रेसिडेंट हो तो आपको पता है कि आपका आईडी है, आपका आईडी नंबर क्या है, वो चीज़। पासपोर्ट टाइप डालो, ऑर्डिनरी, कैप्चा फिल करो, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करो और चेक करो। चेक करने के बाद अगर वहाँ पे रेड सिग्नल में कुछ लिखा आता है तो समझ जाओ कि आप 60 दिन तक वो ऐप यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। अगर ग्रीन सिग्नल में कुछ भी लिखा आता है, आप उसका स्क्रीनशॉट उठा के एनी टाइम हम कोई भी फ़्लाइट बुक कर सकते हो। सबसे चीफ वाली फ़्लाइट्स आप बुक कर सकते हो, वो बुक करके आप एनी टाइम आ सकते हो। बट हाँ, उसके बीच में एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट पे आपने बोर्डिंग करवा लिया, इमिग्रेशन में गए, इमिग्रेशन के अंदर जाके आपका वो ग्रीन सिग्नल वापस रेड हो गया, तो काफ़ी सारे लोग को ये प्रॉब्लम हुई थी। उनका वो ग्रीन सिग्नल रेड वापस शो ऑफ होना शुरू हुआ। बट हाँ, उनका काम आया वो स्क्रीनशॉट, तो वो स्क्रीनशॉट की वजह से वो निकल गए। तो ऐसे भी हो सकता है। और अगर नहीं भी होता, आपका ग्रीन सिग्नल आ ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हो। तो ऐसे टाइम में एक फ़्लाई दुबई ऐसी फ़्लाइट थी जो बिना सिग्नल के उड़ा रही थी। जहाँ पे लोग सिग्नल के पीछे पड़े थे, फ़्लाई दुबई दुगना पैसा कमा रही थी। वो लोकल फ़्लाइट्स है दुबई की, तो वो दुगना पैसा कमा रही थी। दिल्ली से चल रही थी वो फ़्लाइट, कहाँ से भी इंडिया से लोग दिल्ली आके जा रहे थे। तो फ़्लाई दुबई अच्छा खासा उस टाइम में पैसा, जहाँ पे एक टिकट 7,000 8,000 का बिक रहा था, फ़्लाई दुबई 22-25 का बेच रहा था। 30-35 तक रेट चले गए थे। अब ये सब जानने के बाद अगर आप ऐसे सोचो कि ठीक है 35,000 पे किया, अब उसकी एक साइट पे गए, टिकट बुक करने के बाद आपको 154 या 165 लैब्स की पूरी जानकारी मिलेगी, आपके स्टेट में कौन सी वैलिड लैब्स है। क्योंकि वो जब आप टिकट बुक करोगे वहीं पे आपको पता चलेगा। आपने वहाँ से बुक करवा लिया, अपॉइंटमेंट ले ली, पीसीआर टेस्ट करवा लिया, अब आपकी फ़्लाइट कहाँ से है, चलो सपोज़ पकड़ो दिल्ली से, दिल्ली आ गए, दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको ये पता चले कि आपको कोरोना टेस्ट दिल्ली से ही करवाना है, तो क्योंकि आप कब गए, आप तो 1-2-4 घंटे पहले ही गए थे ना, तो आपको उसी टाइम पता चला। तो ये चीज़ बहुत मायने लगती है, ये चीज़ बहुत मायने लगती है। सारी चीज़ें सब कुछ जानकारी लेने के बाद ही जा सकते। एजेंट के पास भी इतनी जानकारी कभी नहीं होती,
उनको आपने टिकट बुक करने के लिए बोला, उसने टिकट बुक किया। नॉर्मली टिकट बुक करने के बाद क्या हुआ, उसने आपको बोला पीसीआर टेस्ट करवा लो, ये वैलिड लैब है, क्योंकि उसकी आज तक की जानकारी इतनी ही थी, उसके बाद की कोई जानकारी नहीं थी उसके पास। तो ये चीज़ होती है कि अब ऐसा हो गया कि जो से एयरपोर्ट पे जाना है वहीं पे जाके पीसीआर टेस्ट करवाना। इससे पहले हमारे पास 4 घंटे वाला एंटी पीसीआर, 8 घंटे वाला कोई टेस्टिंग इतना जल्दी होता नहीं था। अब सारे एयरपोर्ट पे अवेलेबल हो गया है, 1200 पे करो, 4 घंटे बैठो, निकलो। ये चीज़ भी अच्छी है, बट जब अपने वहाँ से निकल रहे हो वो स्टेट से भी पीसीआर, यानी कि पीसीआर 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 पीसीआर, चारों साइड में पीसीआर लगा के पैसे कौन कमा रहे हैं? सिंपल सी बात है, मेडिकल सेंटर्स ही तो पैसे कमा रहे हैं। और मेडिकल सेंटर का हाफ टाइप होता है गवर्नमेंट के साथ, आधा पैसा गवर्नमेंट भी कमा रही है, आधा पैसा मेडिकल सेंटर भी कमा रहा है। जब आपका एक जगह पे नेगेटिव आ रहा है, आपको 2 घंटे में फिर से पीसीआर करवाया जा रहा है, वहाँ के क्या आपको हो गया पॉजिटिव, आगे वहाँ से निकल रहे हो वहाँ पे पीसीआर टेस्ट करवा रहा है, अब यहाँ से 4-5 घंटे का डिस्टेंस के बाद हो गया आपको पॉजिटिव। समझिए, इसके बाद आपको उतरने के बाद भी पीसीआर करवाए जा रहे हैं। तो भाई ये तीनों जगह पे नेगेटिव था, तो बंदा क्या 1-2 घंटे में वापस आ गया नेगेटिव, आ गया पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे इफेक्ट कर रही है? पैसा कमाने का खुला धंधा इसको बोल सकते हो, कि बस हम पैसे ही कमाए जा रहे हैं, पैसे ही कमाए जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पैसे कमाते 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 सबसे ज़्यादा आज टॉप लेवल पे तो मेडिकल सेंटर, उसके बाद आता है तो गवर्नमेंट। क्यों? मेडिकल सेंटर जितना कमा रहे हैं उसका हाफ टाइप तो गवर्नमेंट भी कमा रही है ना। अगर आप जा रहे हो तो कोई भी जगह पे जा रहे हो वो भी तो गवर्नमेंट रिलेटेड है। वहाँ से जाके आप निकलने वाले हो तो वहाँ पे मेडिकल सेंटर का टाइप किसके थ्रू हुआ? गवर्नमेंट नहीं करवाया ना, तो गवर्नमेंट भी तो वहाँ पे नोट छाप रही है ना। तो नॉर्मली जगह पे जो वहाँ पे फ्री होना चाहिए वहाँ पे हमारे 1200 1300 लग रहे हैं। ओके भाई, आउटसाइड से आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं, एनआरआई से आ रहे हैं, तो उनको 800 1000 1200 पे करने। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जिन्होंने 1-1 1.5 लाख खर्च किए, जिनको पता नहीं है, जिनने किसी ने लोन ले रखी है, किसी ने ब्याज पे उठाए, किसी ने क्या, तो किसी ने किस चीज़ से लिए हमें नहीं पता, कंगन बेचे, क्या बेचा, सोना बेच के जा रहे, फिर उनसे वो 1200 ले जाए तो कैसा लगेगा आपको? तो हमारी गवर्नमेंट को ये भी तो सोचना चाहिए ना। जिसके पास नहीं है उनसे आप छीने ही जा रहे हो, और जिसके पास है उनका छीनने का मतलब ही नहीं है आपको। हमारे पास है तो हमें ये 1200 1300 जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फर्स्ट टाइम आने वाले बंदे को तो फ़र्क पड़ेगा ना, कि वो उतना पैसा कहाँ से लगाएगा, उतना पैसा कहाँ से आएगा उसके पास। ये चीज़ भी समझने वाली है ना। एक ही दिन में सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। आज आप देखिए इंडिया कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। गरीबी रेखा कितनी आगे बढ़ रही है। योजनाएं तो बन रही है, योजना बनती रहेगी, लेकिन योजना से बनने से हमारा क्या होना है? हम तक कौन सी योजनाएं पहुंच रही है, ये भी तो देखा जाना चाहिए ना। अगर केंद्र सरकार कुछ ना कुछ क्रिएट करती है, कोई भी एक योजना बनाती है, वो योजना के आने तक तो, आम आदमी तक आने तक तो वो आधे 75% पूरा बिक गया होता है। 25% में भी वहाँ पे कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर सीएसओ मिला के 12% तो उसमें भी आपके पास बचा कितना? 12%। 12% में आपका क्या बनेगा? एक ईंट चिपकाने के लिए उनको 1 साल चाहिए फिर। तो ये खाते 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 नीचे तक आने में कुछ नहीं बचता। नॉर्मली देखिए ट्रैफिक में कोई एक मशीन लेके खड़ा है तो कोई कैश लेने के लिए खड़ा है। क्यों भाई? आप देखिए ना, आप आउट ऑफ कंट्री में घूम रहे हो, हर चीज़ कैमरे से फाइन, टकाटक सीधा आपके फ़ोन में मैसेज पे मैसेज। आपने एक रूल तोड़ा, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। आप नॉर्मल यूएई की बात करें, हर जगह पे कैमरे लगे हैं, हर जगह पे सेंसर है। आप कहाँ से कौन सी लिमिट में आपको गाड़ी चलानी है वो आपके दिमाग में आपको ही पता होना चाहिए। आप इंडिया वाला दिमाग लगाने जाओगे, आप धूल मिट्टी के बराबर हो जाओगे। आपको रोड पे लिखा है 60 to 80, आपको 60 से 80 के बीच में गाड़ी चलाना है, तो आप 80 से खाली 82 करके देखो, 83 करके देखो, ख़त्म, आपको फ़ाइन लग जाएगा। वो रोड पे जितना फ़ाइन बनता होगा 500 300 400 सीधा आपके फ़ोन में 2 मिनट में मैसेज आ जाएगा। तो वो चीज़ बहुत दिमाग लगा के यहाँ का लाइसेंस बनता है, इसीलिए यहाँ के लाइसेंस बनाने के पीछे बहुत खर्चे होते हैं।
क्योंकि आप इंडिया वाला दिमाग यहाँ नहीं चला सकते, मैं रॉन्ग साइड से गया, मैं यहाँ से गया। यहाँ पे कोई सुनने के लिए है ही नहीं ना, पहली बात तो। अब ये सोचो, कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारे वहाँ पे पहले तो मारपीट होती है, मारपीट होने के बाद फिर पुलिस बुलाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप हाथ ही नहीं उठा सकते हो किसका एक्सीडेंट किया हुआ है। यहाँ पे जिसने पीछे से मारा उसका गलती, और ऑन टाइम में आप पुलिस को कॉल करोगे गाड़ी दोनों साइड करोगे, जिसका क्या क्या प्रॉब्लम था पुलिस आएगी सुनेगी, ऑन टाइम फाइन। ऐसा नहीं है कल फाइन क्या है, ऑन टाइम इंश्योरेंस क्लियर हो जाएगा आपका। पुलिस ने आपको पेपर पकड़ा दिया, आपके फ़ोन में मैसेज आ गया, ख़त्म कहानी। उसके बाद आपका इंश्योरेंस सीधा क्लेम हो गया। जिसकी गलती थी उसको भी पुलिस 500 या 1000 फाइन, नॉर्मल अगर कुछ एक्सीडेंट है तो अच्छा खासा एक्सीडेंट है तो उसको भी वैसा वैसा फाइन देगी। बट वो भी आपको बुलाना पड़ेगा सामने से, तब आपका इंश्योरेंस क्लियर होगा, उसके लिए भी पुलिस नहीं आएगी। और पहली बात तो आप हाथ तो उठा ही नहीं सकते हो किसी पे भी, कैसा भी एक्सीडेंट हो जाए। तो ये भी बहुत दिमाग लगाने वाली बात होती है। और हमारे उधर देख लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, किधर भी जाओ आप, हम कौन सा भी रूल्स किधर भी तोड़ देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला। अब 100 की लिमिट लिखी है तो 100 की लिमिट में 110 हो गया तो आप सीधे 600 दरम्स के फाइन में पड़ गए। तो ये भी बहुत चीज़ सोचने वाली होती है कि कहाँ पे क्या कौन से फ़ाइन पड़ सकते हैं। हमने कभी देखा है कि हम लाइसेंस लेने जाते हैं इंडिया के अंदर नॉर्मली, तो हमारा कभी आइस टेस्ट होता है। यहाँ पे वो चीज़ भी होती है, आइस टेस्ट सबसे स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद आपकी फ़ाइल ओपन होगी। रिसेंटली 2 दिन पहले ही ऐसा कोई रूल आया है, आपका आइस टेस्ट पहले होगा, अगर आपको क्लियर दिखता है तो ही आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा, नहीं तो वहीं पे आपको फुल स्टॉप। ये भी सोचिए, कितनी सोचने वाली बात है। लर्निंग एग्ज़ाम भी आपकी ऐसी ही होगी, आपको 1-2 घंटे तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपकी सीधी आईपैड के ऊपर आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा कि आपके बगल में एक ड्राइविंग स्कूल का बंदा बैठे और आप गाड़ी चला सकते हो, आप सीख सकते हो। तो ये सब चीज़ भी काफ़ी मायने लगती है। हमारे उधर तो आज पैसा डाला कल से सीखना शुरू, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहले लर्निंग बर्निंग सब आने के बाद ही गाड़ी को छूने दिया जाता है, तब तक कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझने वाली चीज़ें होती हैं। आपको यूट्यूब कहाँ से क्या क्या दिखा रहा है वो सब आपका देखना काम है, आप देखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये आपके अच्छे के लिए, किसी और के अच्छे के लिए नहीं है। हर चीज़ अपने लिए अच्छी होती है ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे हमने आगे बात की थी, इतनी सारी वैकेंसीज़, लॉट्स ऑफ वैकेंसीज इन यूएई, आपने देखा, हमने काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आपको दिखाई। वो वैकेंसीज़ में आप कोई भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल आप कोई भी एजेंट के पास जा रहे हो, एक रिलेटेड एक कोई नॉर्मल एजेंट के पास गए, आप जा रहे हो, उतना पैसा दे रहे हो, आप उसके पास टाइम लीजिए। आप हर हफ्ते में जाइए, हर तीसरे दिन जाइए, भाई लॉन्ग टाइम तो चलते ही रहना है। बट आपको क्या करना है, आपको करना ये है, आपको जाना है, हर चीज़ की तहकीकात करनी है, अंदर तक पहुंचना है, उसके बाद आपको पैसा पे करना है। चलिए आप विजिट में आ रहे हो तो नो डाउट आपको पता है आपको जाके ही जॉब ढूंढनी है, सब कुछ। बट हाँ, एजेंट ने भी आपके लिए 3-4, आपको एजेंट भी उतनी हेल्प करेगा आपको, बट आपने भी खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। आप एक जॉब छूट गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, दूसरी जॉब है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसा कुछ नहीं कि 3 पे रुक जाते हैं। आपका 3 महीने का वीज़ा है, अच्छी से अच्छी जॉब पकड़ सकते हो जब तक वीज़ा अप्लाई ना हो जाए तब तक। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा मानना ये होता है, कौन सी भी जॉब चाहे छोटी हो बड़ी हो, आप वहाँ से कितना भी एक्सपीरियंस लेके आए हो, यहाँ पे ज़ीरो हो गए, क्या करोगे? नॉर्मल सी भी जॉब पकड़ लो, वापस जाने का मत सोचो। चले गए, फंस गए। ये चीज़ हमेशा मेरी याद रखना। आप कौन से भी कुक या बड़े से हेल्पर, कुछ भी, कितना भी काम कर लिया, इंडिया में 40,000 भी कमाते थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपको 20 भी मिल गए, बट वो 20 की अहमियत आपको आज नहीं, 5 साल बाद पता चलेगी कि वो 20 आपके कितने काम आ रहे थे। एकदम से कोई बड़ा नहीं हो जाता। इंडिया में भी आपको सीधा 40,000 का जॉब किसी ने नहीं दिया होगा, 2-4-5 हज़ार से ही स्टार्टिंग हुई, उसके बाद ही आगे बढ़े थे। तो यही चीज़ सोचने वाली है कि यहाँ पे भी वैसा ही है। बट यहाँ पे 4-5 साल में अगर ग्रो अप करोगे तो इंडिया से 10 गुना आगे जा सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पैसा भी आप कहाँ जाने वाला है, इंडिया में ही तो जाने वाला है ना। इंडिया में ही आप कुछ भी करोगे, कितना भी पैसा कमाओगे, आप इंडियन अकाउंट में ही डालने वाले हो, थोड़ी कोई रशियन अकाउंट में डालने जाओगे।
तो ये चीज़ भी सोचिए कि आप जितना पैसा कमाओगे, आप अपना एक एनआरआई अकाउंट खोल के आप वहीं पे पैसे डालने वाले हो, तो उससे भी गवर्नमेंट को ही फ़ायदा हो रहा है ना। इसीलिए तो उसने एनआरआई अकाउंट को टैक्स फ्री अकाउंट किया है। जब एक एनआरआई अकाउंट खुलता है तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टैक्स फ्री दिया हुआ है। आप एनआरआई अकाउंट में कितना भी पैसा डालो वो टैक्स फ्री अकाउंट है, उसको कोई टैक्स चार्जेबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ पैसे डाल रहे हैं। एनआरआई सिर्फ पैसे डाल रहे हैं, वो इंडिया से पैसे नहीं ले जा रहे, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है ना। ये भी बहुत समझने वाली बात है। तो हमने काफ़ी सारी बात आज की, काफ़ी सारा समझाया आपको, तो इससे आप थोड़ा आप खुद भी एक्टिवेट हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। इसीलिए हमने ये आपको मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो बनाया था। तो यूएई जॉब रिलेटेड्स अगर आपको कुछ भी जानकारी और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, और आप मुझसे बात कर सकते हो। उसके लिए मैं लाइव भी आ सकता हूँ। तो ठीक है, हम कभी भी फ्री हो गए तो ऐसे ही बातचीत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी भी मेंशन होगा। तो ये सब जानकारी बहुत अच्छी है, आप सोचिए समझिए आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा है, आपके आगे के भविष्य के लिए अच्छा है। हर चीज़ आपके लिए ही अच्छी होती है, बस आपने इसमें से गुजरना होता है। तो ये चीज़ खास ध्यान दीजिए, और ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।